हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अफजल क्लासेस। तो गाइस आज होता है 24 अप्रैल और है संडे। आज हम पूरे वीक के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला आर्टिकल है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट, यानी कि किस तरीके से हमारी हमारी जेल हैं उनको लेकर मॉडर्नाइजेशन हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनमें कमी देखने को मिल रही है कि हमारे प्रिजन्स जो हैं, जेल खाने जो हैं, उनमें किसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन हो, उसको प्रोजेक्ट को लेकर बात चल रही है। ये आर्टिकल हमारा जनरल स्टडीज़ सेकंड से इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आप इसको रिलेट कर सकते हो। इसका सोर्स इकोनॉमिक टाइम्स है। होम मिनिस्ट्री आस्क स्टेट्स टू सेट अप सिक्योरिटी मेजर्स इन प्रिजन्स। होम मिनिस्ट्री ने किस तरीके से स्टेट से पूछा है कि आप किस तरीके से सिक्योरिटी मेज़र उठाओगे जेल खानों को लेकर। इशू क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू की है एक गाइडलाइंस स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए कि किस तरीके से आप मॉडर्नाइजेशन करो प्रिजन्स के अंदर, अंडर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट। अब इसकी ज़रूरत क्यों है मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट की? क्योंकि प्रिजन्स जो हैं इम्पोर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ द कंट्री के। ये ओनली प्ले नहीं करते कि क्रिटिकल रोल इन कीपिंग द ऑफेंडर्स इन कस्टडियल, यानी कि सिर्फ प्रिजन्स को कस्टडी में बंद करने पर ये रोल नहीं करते, जबकि ये रोल करते हैं इन द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मेशन एंड री इंटीग्रेशन विद द सोसाइटी थ्रू वेरियस कोऑर्डिनेशंस प्रोग्राम्स इन दी जेल में जो चलाए जाते हैं। MPPP क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया था कि हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएंगे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को कि वो इस प्रोजेक्ट के द्वारा मॉडर्न डे सिक्योरिटी इक्विपमेंट ला सकें प्रिजन्स में, जिससे सिक्योरिटी ऑफ जेल्स थोड़ी सी एनहेंस हो सके। फैसिलिटी द टास्क ऑफ द इन रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशंस ऑफ प्रोविजंस थ्रू द कोरिलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम। इसकी ड्यूरेशन कब से कब तक है? ये 5 साल के लिए चलाया गया था MPP 2021 से 2026 के लिए। इसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट इन एड प्रोवाइड कराएगी, यानी कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को, जिससे वो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। ग्रांट इन एड एक पेमेंट है जिसके अंदर नेचर ऑफ असिस्टेंस, डोनेशंस, एक्सग्रेशिया, कंट्रीब्यूशन कराया जाता है गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बॉडी, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स के द्वारा किसी भी छोटी बॉडी को। अब डिटेल्स क्या है इसकी? लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स आपको 3 देखने को मिल जाएंगे। 3 बड़ी बड़ी परेशानी जो हमारे प्रिजन्स ऑफ इंडिया में देखने को मिल जाएंगी, जेल खानों में देखने को मिल जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ी आती है ओवर क्राउडिंग, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी। दूसरा है अंडर स्टाफिंग्स एंड अंडर फंडिंग, इसके अंदर स्टाफ की कमी देखने को मिल जाएगी और फंडिंग की भी कमी देखने को मिल जाएगी। तीसरा वायलेंट क्लासेस, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लेसेस हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, हिंसा हो जाती हैं प्रिजन्स के अंदर। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी क्या है MPP को लेकर? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फंड्स प्रोवाइड कराए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रिजन्स इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़, कि कितने जेल खाने, कितने स्टाफ हैं किस स्टेट में और यूनियन टेरिटरीज़ में, उसके बिहाफ पे ही फ़ंड प्रोवाइड कराया जाएगा। द प्रोपोजल्स ऑफ एंड फंडिंग डिसाइड की जाएगी स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा, जो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगी। इसके अंदर कौन कौन से कवरेज आते हैं, कौन कौन से जेल्स को ये एसग्रेशिया कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड कराया जाएगा, कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को ये ब्रॉडली कवर करता है। प्रिजन्स टाइप जैसे सेंट्रल जेल होती है, डिस्ट्रिक्ट जेल होती है, सब जेल्स होती हैं, वीमेंस जेल होती है, ओपन जेल होती हैं, स्पेशल जेल होती हैं, उन सबको ये क्या एक्सग्रेशिया कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा MPP के द्वारा। MPP का ऑब्जेक्टिव क्या है कि किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ऑफ जेल्स में गैप देखने को मिलता है सिक्योरिटी में, उसको प्रोवाइड कराया जाए। न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट दिए जाएँ जेल्स के अंदर मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब जेल की सिक्योरिटी को लेकर भी इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाएँ, जैसे जेल के दरवाजे, उनके फ्रेम, उनके मेंटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी पोल्स, बैगेज स्कैनर्स, फिशिंग सर्च, जैमिंग सॉल्यूशंस को लेकर। अब उनके करेक्शंस एडमिनिस्ट्रेशन पर भी ध्यान दिया जाए, जैसे एक्सटेंसिव ट्रेनिंग दी जाए, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराए जाएँ,
प्रिजनर्स को रिहेबिलेशन वो यूं ही नहीं पड़े रहें, उनको स्किल्स प्रोवाइड कराया जाए, उन्हें बिहेवियर एक्सपर्ट्स बनाया जाए, उनको साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स बनाया जाए। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में इस वीडियो में हम इस आर्टिकल में पूरा समझ लेंगे। जनरल स्टडीज़ से लिया गया है। सेकंड इसको रिलेट कर सकते हो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से। ये आर्टिकल द हिंदू में आया था। द फंक्शनिंग ऑफ द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ईडी मई 1 1956 में बना था, जब हम इसको इन्फोर्समेंट यूनिट बोलते थे, जो ये फॉर्म हुआ था इन द डिपार्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसका एम था किस तरीके से हैंडल कर सके एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशंस को अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा के द्वारा। ईडी एक टुडे एक मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जो इन्वेस्टिगेट करती है किस चीज़ को, प्रिवेंशन ऑफ ए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? जब भी कोई पैसा कमाता है और वो टैक्स बचाकर सरकार को टैक्स नहीं देता और उसको एक ट्रस्ट के तौर पर बाहर भेज देता है, तो ब्लैक मनी से वाइट मनी में उसको कन्वर्ट कराने की कोशिश करता है, उसको ही मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो ईडी भी इस पर काम करेगी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के द्वारा। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स एक्ट के माध्यम से भी ईडी काम करेगी। फ्यूजिटिव क्या होते हैं? जो भगोड़े लोग होते हैं, जैसे मेहुल चोकसी, विजय माल्या, इनके ऊपर भी अब ईडी काम करेगा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड फेरा के द्वारा। अब ईडी को पावर कहाँ से मिलती है? तो प्रोसीड्स ऑफ ए क्राइम प्रॉपर्टी मनी आर जनरेट होते हैं। जब भी मनी और प्रॉपर्टी जनरेट होते हैं तो ईडी को पावर मिल जाती है किस तरीके से पूरी कंट्री में शांति ला सके और इन्वेस्टिगेट कर सके। देयरफॉर देयर वाज ए नीड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द लॉन्ड्रिंग ऑफ द मनी। PMLA को एग्जैक्ट रीज़न से लाया गया था 2002 में, लेकिन इसको कम्प्लीटली इनेक्ट किया गया था 2005 में। इसका ऑब्जेक्टिव है किस तरीके से प्रिवेंट कर सके पार्किंग ऑफ मनी जो आउटसाइड इंडिया से जा रही है ब्लैक मनी के तौर पर। ईडी के बारे में वो थोड़ा सा जान लेते हैं। किस एज पर ईडी को क्राइम कमिट करने की अनुमति मिल जाती है? यानी कि अगर कोई केस 1 करोड़ से नीचे का है तो उस टाइम पे तो लोकल पुलिस स्टेशन में उसको रजिस्टर किया जाएगा, लेकिन जो भी केस 1 करोड़ से ऊपर का है उसको ईडी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी, ईडी उसको टैकल करेगी। तो 1 करोड़ से ऊपर का केस ही सिर्फ ईडी के देखती है। अब ईडी में डिफ्रेंशिएट क्या है ईडी और लोकल पुलिस में? केस स्टडी देख लेते हैं इसकी। अगर कोई थीफ है, उसने नेशनल बैंक के अंदर चोरी की, तो लोकल पुलिस स्टेशन में पहले उसको क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, फिर उसको ईडी के पास भेजा जाएगा। और क्राइम इज़ ओनली थेफ्ट एंड द ईडी वोंट बी इंटरफेयर बिकॉज द अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन सीज्ड। यानी कि अगर किसी बैंक में किसी चोर ने चोरी करी और उस अमाउंट को अपने घर में रख लिया, तो ईडी उस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी, सिर्फ लोकल पुलिस इस चीज़ पर इन्वेस्टिगेट करेगी। अब अदर रोल्स क्या हैं ईडी के? वही बात है जो प्रॉपर्टी को सीज कर लेता है अगर किसी के पास ब्लैक मनी मिलती है PMLA के द्वारा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट द ऑथोरिटीज़ विल डिसाइड इफ अरेस्ट इज़ नीडेड पर सेक्शन 19 पावर ऑफ द अरेस्ट। ईडी सेक्शन 19 के द्वारा अथॉरिटी मिल जाती है इसको कि वो प्रिजन्स को अरेस्ट भी कर सकती है विक्टिम को। अबाउट ईडी, कैन द ईडी इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रेट्रोस्पेक्टिव्स। 2005 से पहले अगर किसी ने चोरी की और उसने मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा पैसों को क्या करा, ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करा दिया, तो ईडी इस पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती क्योंकि ईडी ही क्या हुई थी 2005 से पहले नहीं बनी थी। 2005 के बाद जिसने भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग में काम किया तो ईडी उस पर क्या करेगी, रिसर्च करेगी। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है ह्यूमन राइट्स को लेकर वायलेशन देखने को मिला है इंडिया के अंदर। आप जानते होंगे अभी क्या हुई है, यूएस और इंडिया की 2+2 मीटिंग हुई है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी गए थे और एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब भी गए थे। तो वहाँ के यूएस के उन्होंने बताया है डिफेंस मिनिस्टर ने कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिल रहा है इंडिया के अंदर। इसको आप रिलेट कर सकते हो जनरल स्टडीज़ सेकंड के द्वारा, जिसके अंदर पॉइंट आते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इशू क्या है, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिपोर्ट भी रिलीज़ की है, क्रिटिकल रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया 2021 को लेकर।
रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है ईच ईयर यूएस कांग्रेस के द्वारा, जिसमें बहुत सारे कंट्री वाइज डिस्कशन होते हैं स्टेट और इंटरनेशनल लेवल पर, जिसके अंदर सिविल पॉलिटिकल वर्क राइट्स को देखा जाता है। ऑन द 4th ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के द्वारा। आप इसको यहाँ सर वेबसाइट से भी पढ़ सकते हो। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में लिखी गई है ये बात। 2021 कंट्री रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिस इंडिया, इसका सोर्स द हिंदू है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट इन इंडिया फ्लैग्स कप्स ऑन फ्री स्पीच। इंडिया ने यहाँ पर फ्री स्पीच दिखाई है। तो यूएस के में जब मीटिंग हुई 2+2, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि किस तरीके से ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं, इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो हमारे जयशंकर साहब ने कहा, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, कि आप अपने यहाँ भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखो, आपके यहाँ भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है फ्लॉयड का, तो उसके ऊपर भी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिला है। तो इंडिया ने इस चीज़ पर करारा जवाब दिया है। फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट्स की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अरेस्ट, आर्बिट्रेरी अरेस्ट देखने को मिलता है, डिटेंशन देखने को मिलता है, कस्टडी में बंद कर देते हैं, फिर बाद में उस पर केस चलता है तो पता चलता है कि वो क्या था, वो अपराधी ही नहीं था। तो ये ह्यूमन राइट्स थोड़ा सा वायलेशन इंडिया में देखने को मिलता है। इट डिटेल द गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स ऑफ द February 2021 डायरेक्टिंग ट्विटर टू ब्लॉक अकाउंट्स ऑफ जर्नलिस्ट कवरिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द 3 लेटर रिपील्ड फार्म लॉज। यानी कि बहुत सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट कर लिया गया था फरवरी 2021 में, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, जो फार्म लॉज पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में जा रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन देखने को मिलता है। अब हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स के पास रिगार्डिंग ऑफ रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन और एनी अदर स्टेटस के द्वारा हमारे पास क्या है, राइट्स देखने को मिल जाएंगे। हमारे पास और कौन कौन के राइट हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी और टॉर्चर हमें कोई नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन हमारे पास, राइट टू वर्क, एजुकेशन और बहुत सारे राइट्स हमारे पास देखने को मिल जाएंगे। ये फेमस क्वेट है नेल्सन मंडेला के द्वारा, टू डिनाई पीपल देयर ह्यूमन राइट इज़ टू चैलेंज देयर वेरी ह्यूमैनिटी। ह्यूमन राइट्स रिलेटेड प्रोविजंस आपको कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देखने को मिल जाएंगे। मानव अधिकार जैसे उसमें आते हैं, राइट टू इक्वलिटी देखने को मिल जाएगी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सेविंग्स ऑफ ए सर्टन लॉज एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको 12 to 35 देखने को मिल जाएंगे। अब उसके अलावा अदर राइट्स और है हमारे पास, जिनको हम DPS भी बोलते हैं, आर्टिकल 36 to 51 से लेकर। इसके अंदर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू वर्क, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोजगारी में न रहे, राइट टू इक्वल पे फॉर द इक्वल वर्क, राइट टू एक्सिस्टेंस वर्दी ऑफ एन ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड। इसमें बहुत सारे आपको राइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स और DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ भी देखने को मिल जाएंगे। अब ये किस एक्ट हमारे, इसके अंदर कौन कौन से एक्ट और हमें देखने को मिल जाएंगे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन को टैकल करते हैं। तो सबसे पहला एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, PHRA 1993 में आया था, जिसको अमेंड किया गया था 2019 में, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यूनियन लेवल पर काम करता है। दूसरा हमारे पास स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी देखने को मिल जाएगा, जो स्टेट लेवल पर काम करता है। अब एक UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था फंडामेंटल राइट्स को लेकर, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है, हमारे प्रिंसिपल्स एंड प्रोविजंस बनाता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के द्वारा। अब पहला है ऑप्शन प्रेम्बल, दूसरा DPSP, तीसरा है फंडामेंटल राइट्स। यानी कि कौन कौन से आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स से अदर हमारे राइट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसका आंसर है 1 2 3, यानी कि सारों के अंदर ही आपको मेंशन देखने को मिल जाएगा ह्यूमन राइट्स को लेकर। कल है इंडियाज़ पॉवर्टी। अभी क्या हुई है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर इंडिया की जो एक्सट्रीमली पॉवर्टी है वो थोड़ी सी डीप देखने को मिली है। इस आर्टिकल में हम समझेंगे कि एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, रूरल अर्बन पॉवर्टी क्या होती है, और वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो इसका सोर्स आपको हिंदुस्तान टाइम्स देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर बताया गया है कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी इंडिया में थोड़ी कम देखने को मिली है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से। इसका इशू क्या है, वर्ल्ड बैंक ने एक पब्लिश किया है पेपर, पॉवर्टी हैज़ डिक्लाइंड ओवर द लास्ट डिकेड बट नॉट एज मच एज प्रीवियसली थॉट। जैसा वर्ल्ड बैंक ने सोचा था
ऐसे तो पॉवर्टी डिक्लाइन नहीं हुई है, लेकिन जो 10 सालों से पहले क्या हुई है, थोड़ी सी पॉवर्टी डिक्लाइन देखने को मिली है। और वर्ल्ड बैंक ने सोचा था कि 12.3% 2011 से 19 में घटने को देखने को मिली है पॉवर्टी, तो इतनी ही अब आगे देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं देखने को मिली है। तो एस्टीमी पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है रिपोर्ट के हिसाब से 12.3% पॉइंट 2019 के कंपैरिजन में विद 2011 के कंपैरिजन में जो लगाया गया है। एज पॉवर्टी हेड काउंट रेट डिक्लाइंड हुआ है 22.5% से 2011 में जो थी वो अब 2019 में 10.2% हो गई है। वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है कि एस्टीम पॉवर्टी वो है जिसके अंदर एक आदमी USD 1.90 पर पर्सन पर डे पैसा कमाए, उससे कम उसको हम एस्टीम पॉवर्टी के अंडर में लाते हैं। दूसरी रूरल और अर्बन पॉवर्टी को भी अलग अलग बताया है रिपोर्ट ने, जिसके अंदर बताया है कि पॉवर्टी में ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है रूरल एरियाज़ में एज़ कम्पेयर टू दी अर्बन एरियाज़ में। जो डिक्लाइन हुई है 26.3% से 2011 में जो थी, अब वो 11.6% रह गई है 2019 में। और अर्बन एरियाज़ में 14.2% से 6.3% रह गई है। रूरल और अर्बन पॉवर्टी को अगर दोनों को मिक्स करके देखें तो ये 14.7% से 7.9% रह गई है 2011 से 19 के बीच में। अब फार्मर का डाटा निकाला गया तो स्मॉल होल्डर फार्मर्स में एक्सपीरियंस किया गया है कि उनकी इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि 2013 से 19 के सर्वे में बताया गया था। अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। ये बनाया गया था 1944 में, 2 बॉडी बनाई गई थी, मेनली 5 बॉडी बनाई गई थी वर्ल्ड बैंक को बनाने के लिए, जिसके अंदर आती हैं IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो कि मिडिल इनकम एंड क्रेडिटवर्थी लो इनकम कंट्रीज़ को देखता है। दूसरा IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जो कि प्रोवाइड कराता है इंटरेस्ट फ्री लोन्स, जिसको क्रेडिट हम बोलते हैं। तीसरा है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो मोबालाइज करता है कैपिटल्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में। चौथा है ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, जो फ्री लोन प्रोवाइड करा देता है, जिसमें हम गवर्नमेंट को क्या करते हैं, पुअरेस्ट कंट्री जो होती हैं उसमें सारा का सारा लोन दे देते हैं। पाँचवा होता है MIGA मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जो कि रिड्यूस करता है पॉवर्टी को, इकोनॉमिक सपोर्ट को देता है। तो ये 2 बॉडी के द्वारा वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था, मेनली IBRD और IDA के द्वारा, अलोंग विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। IBRD को वर्ल्ड बैंक बाद में बना दिया गया था। वर्ल्ड बैंक एक यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप है 5 इंस्टीट्यूशन की, जैसे मैंने बताया। इसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC US में देखने को मिल जाएगा। इसके प्रेसिडेंट आपको डेविड माल्पस देखने को मिल जाएंगे, और ये फाइंड हुआ था 1944 में। इसमें रिसेंटली आपको 189 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया भी क्या है, इसका एक मेंबर देखने को मिल जाएगा। इसकी मेजर रिपोर्ट्स कौन कौन सी हैं? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, जो अभी पब्लिश होनी बंद हो गई है रिसेंटली। दूसरी है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, और तीसरी है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो आई होप गाइज आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है पोलियो वायरस। अब देख लेते हैं, इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। अभी इसमें क्या डिस्कस हुआ है कि सेंटिनेंटल साइट्स मॉनिटरी पोलियो वायरस, यानी कि सेंटर टू स्टेट्स में बताया गया है कि पोलियो वायरस का कितना डिक्रीज देखने को मिला है इंडिया में लास्ट डिकेड्स में। पोलियो एक क्रिपलिंग एंड पोटेंशियल डेडली वायरल इन्फेक्शन डिसीज़ है, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू इफेक्ट करती है। इसकी 3 इंडिविजुअल्स एंड इम्यूनोलॉजिकल डिस्टिंक्ट वाइल्ड पोलियो वायरस स्ट्रेन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि टाइप देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहला है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1, दूसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, तीसरा वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3। इसके सिस्टमेटिकली ऑल 3 स्ट्रेन्स आइडेंटिकल हैं। इन्हें ये होते हैं इरिवर्सिबल, पैरालाइज कर देते हैं, एवं ये डेथ भी कर सकता है पोलियो। देयर आर ए जेनेटिक्स एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो इरेडिकेट करता है इंडिविजुअली, यानी कि ये स्ट्रेन सेपरेट वायरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब पोलियो वायरस कैसे फैलता है? जैसे एक एग्जांपल ले हम, एक बेबी ने टॉयलेट करा और फिर उस पर मक्खी आके बैठी, और वो मक्खी क्या हुई, फूड पर जाकर लग गई, तो उससे क्या होगा, पोलियो वायरस फैल जाएगा। और गंदगी की वजह से भी पोलियो वायरस ज़्यादा फैलता है। ये एक वायरस है जो कि ट्रांसमिट होता है पर्सन टू पर्सन, मेनली फैकल ओरल रूट, इसे ही फैकल ओरल रूट बोलते हैं, जो बेबी ने टॉयलेट करा था जिसमें फूड में वो वायरस चला गया था। कॉमनली व्हीकल फॉर एग्जांपल थ्रो कंटेमिनेटेड वाटर और फूड की वजह से भी ये फैल जाता है।
ये लार्जली अफेक्ट करता है जो चिल्ड्रन 5 ईयर्स से कम एज के होते हैं, उनके नर्वस सिस्टम को उनको पैरालाइज कर देता है। और सिम्टम्स क्या है इसके, तो मोस्टली जिसे पोलियो हो जाता है उसे फील भी नहीं होता कि मुझे पोलियो है, लेकिन कुछ पीपल्स में कुछ माइनर सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे फीवर हो जाता है, टायर्डनेस थकान सी हो जाती है, हेडेक हो जाता है, पेन हो जाता है आर्म्स में और लेग्स में। रेयर केसेस है पोलियो इन्फेक्शन के परमानेंट लॉस कर जाए, मसल फंक्शन यानी कि पैरालाइज हो जाए इस बीमारी के द्वारा, इसके रेयर केस देखने को मिले हैं। अब इसके प्रिवेंशन और क्योर क्या है, यानी कि इसके ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई दवाई है, लेकिन इसे इम्यूनाइजेशन से प्रिवेंट किया जा सकता है। अब इसकी 2 वैक्सीन देखने को मिल जाएंगी आपकी। ओरल पोलियो वैक्सीन एक गिवनली जो दी जाती है बर्थ डोज, किसको, 16 to 24 मंथ ऑफ एज के बच्चे को। दूसरी इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन देखने को मिल जाएगी जो कि डीपीटी में आती है। जो 3rd डोज है डीपीटी की, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के द्वारा चलाई गई थी। अब इंडिया और पोलियो में रिलेशन क्या है, तो इंडिया ने एक रिसीव कर लिया था पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन, यानी कि इंडिया क्या हो गया था, पोलियो से मुक्त हो गया था WHO के द्वारा 2014 में। 2014 के बाद इंडिया में कोई भी केस नहीं आया है, किसका, 0 केस आए पोलियो को। दिस अचीवमेंट हैज सेपरेट बाय द सक्सेसफुल पल्स पोलियो कैंपेन चलाया गया था, जिससे चिल्ड्रन में क्या हुई थी, पोलियो ड्रॉप्स डाली गई थी, जिससे क्या हो गया था, हमारा इंडिया पोलियो फ्री हो गया था। द लास्ट केस आया था पोलियो का 2011 13 जनवरी 2011 में। इरेडिकेशन मेजर्स, अब इस ग्लोबली इसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है पोलियो का, तो एक ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव चला गया था 1988 में। ग्लोबल पोलियो इरेडिक्शन इनिशिएटिव को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया था, जिसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन को देखा गया था कि 80% क्या हैं, ऐसे लोग हैं जो पोलियो फ्री रीजन में रह रहे हैं। दूसरा वर्ल्ड पोलियो डे हम 24 अक्टूबर को बनाते हैं, जिससे कि हम क्या कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें और फाइट लड़ सकें इस डिसीज़ के कंपैरिजन में। अब और क्या क्या इंडियन में क्या चलाते हैं इसको लेकर, इंडिया गवर्नमेंट क्या चलाती है, ट्रीटमेंट क्या क्या है इस इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, तो पल्स पोलियो प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसको स्टार्ट किया गया था कि हम 100% कवरेज करें ओरल पोलियो वैक्सीन्स का। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2.0 चलाते हैं, जिसके अंदर नेशन वाइड इम्यूनाइजेशन पहुंचाया जाता है 25 ईयर्स ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम में। तीसरा हम चलाते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो लॉन्च किया गया था 1985 में, विद द मॉडिफिकेशंस टू एक्सपेंड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशंस, इसको हमने एक्सपेंड भी आगे किया है। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है टेंशन एट जेरूसलम। अभी क्या हुई है, बहुत ज़्यादा पत्थरबारी देखने को मिली है अल-अक्सा मॉस्क्यू में। अब इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि किस तरीके से वहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच में। तो इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिल जाएगा। क्यों जेरूसलम में क्या हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन पाया था कि जेरूसलम के अल-अक्सा मॉस्क्यू में क्यों पत्थरबाजी हो रही है, इसको लेकर आर्टिकल आया है। तो पहले इसराइल की लोकेशन देख लेते हैं। इसराइल आपको देखने को मिल जाएगा एशिया के अंदर, ये आपको वेस्ट एशिया में देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको लेबनान, सीरिया और जॉर्डन और इजिप्ट देखने को मिल जाएगा इसके साइड में। अब मेन लोकेशन क्या है, अल-अक्सा मॉस्क्यू, क्योंकि आर्टिकल भी उस पर ही बेस्ड है, तो अल-अक्सा आपको यहाँ जेरूसलम में देखने को मिल जाएगी। अब इसकी डिटेल्स क्या हैं, अल-अक्सा मॉस्क्यू एक वन ऑफ द जेरूसलम्स मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड मॉन्यूमेंट्स है, जो कि साइट पर है ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम पर, जिसको क्रिश्चियंस, ज्यूस एंड मुस्लिम में बताया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने इसको एक ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम को क्लासिफाइड भी किया है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया है। अब आप जानते होंगे इस्लाम धर्म के लिए मदीना, मक्का और अक्सा इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। यहाँ पर ही सारे पिलग्रिमेज होते हैं, यहाँ पर ही सारी वर्शिप्स होती हैं इस्लामिक पीपल्स की। तो अल-अक्सा भी इसमें क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस है इस्लाम के लिए। अब इस पे ही क्या होती रहती हैं, हमेशा लड़ाई होती रहती हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन को लेकर। इजराइली कहते हैं क्या है, हमारा प्लेस है, यहाँ पर टेंपल बनाई गई थी, और इस्लामिक कहते हैं कि क्या है, हमारा प्लेस है। फ़िलिस्तीनियन कहते हैं अल-अक्सा। अब देख लेते हैं, द मॉस्क्यूज कॉम्प्लेक्स इज़ द रीज़न फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में चलता रहता है, इस्लाम और जुडिज्म के बीच में। अल-अक्सा मॉस्क्यू एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इस्लामिक क्या है, रिवर्ड लोकेशन है, जो कि ये कहते हैं इजरायली के टेंपल माउंट में होलीस्ट प्लेस है जुडिज्म की।
अब देख लेते हैं कि इजराइल ने किस तरीके से फ़िलिस्तीन पर कब्जा किया। तो ब्रिटिश मैंडेट 1946 में कुछ इस तरह का इजराइल दिखता था, जिसमें क्या था, पूरा का पूरा ग्रीन कलर से फ़िलिस्तीन था, यानी कि इजराइल क्या था, कुछ कुछ जगह पर सिर्फ इजरायली लोग थे। फिर यूएन प्लान 1947 में इजराइल ने आधा सा कब्जा कर लिया फ़िलिस्तीन पर। फिर तीसरा 1949 से 1967 में पूरा सही कब्जा कर लिया। फिर 2010 में तो कुछ जगह पर ही सिर्फ फ़िलिस्तीन देखने को वहाँ पर मिले हैं। अब देख लेते हैं और डिटेल्स क्या हैं इसको लेकर। तो जेरूसलम एक सेंटर है इजराइल और फ़िलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का। अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल 1947 यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान के द्वारा जेरूसलम को एक इंटरनेशनल सिटी मान लिया गया था। फर्स्ट जो वार हुआ था अरब और इजराइल के बीच में 1948 में, इसमें इजराइल ने कैप्चर कर लिया था वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी को, जॉर्डन के ईस्टर्न पार्ट को, इंक्लूडिंग द और सिटी दैट हाउसेज हरम अल शरीफ को भी इसने कैप्चर कर लिया था। फॉलोइंग द 6 डे वॉर चला था 1967 में, एक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड कोalition ऑफ अरब स्टेट, जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, इजिप्ट और वक्फ मिनिस्ट्री ऑफ जॉर्डन में क्या हुआ था, कन्फ्लिक्ट चला था 6 डे वॉर का। फिर इजराइल ने कैप्चर कर लिया था ईस्ट जेरूसलम को जॉर्डन से 6 डे वॉर 1967 में। फिर एनेक्सेशन के बाद इजराइल ने एक्सपेंड कर दिया अपना ईस्ट जेरूसलम को, अपने ही सेटलमेंट में ला दिया। और डिटेल्स क्या है इसको लेकर, इजरायली लोग क्या कहते हैं कि टेम्पल माउंट क्या है यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क बनी हुई है, जिसको हम डोम ऑफ रॉक भी बोलते हैं, जो कि अल अक्सा मॉस्क का है, ऊपर की तरफ जो होता है, एंड द अल अक्सा मॉस्क के साउथ में, साउथ वेस्ट ऑफ द टेम्पल माउंट बना हुआ है वेस्टर्न वॉल में, जिसको सेकंड टेम्पल बोला जाता है, जूदिज्म का होली साइट है ये जूदिज्म की। इस्लाम में डोम ऑफ रॉक एक 7th सेंचुरी स्ट्रक्चर है, एक इम्पोर्टेंट इस्लामिक श्राइन है। बिफोर मॉडर्न बॉर्डर्स वर ड्रॉन अप इन ए रीजन, पिलग्रिमेज क्या होते थे, मुस्लिम होली साइट्स ऑफ मक्का और मदीना में जाते थे, फिर जेरूसलम में आते थे, जेरूसलम टू प्रे एट इस मॉस्क्यूज में। इन जूदिज्म इट इज़ बिलीव टू बी एन साइट वेयर गॉड गैदर डस्ट टू एंड क्रिएट एडम। ये जूदिज्म ये बिलीव करते हैं कि यहाँ पर गॉड ने गैदर किया था और एडम क्या हुए थे, यहाँ से क्रिएट हुए थे। अकॉर्डिंग टू द बाइबल 1000 BC किंग सोलोमन ने बिल्ड किया था फर्स्ट टेम्पल यहीं पर, जहाँ पर अल-अक्सा मॉस्क है। 400 साल पहले बेबीलोनियन किंग ने फर्स्ट सेंचुरी BC में ज्यूस रिटर्न करे थे यहाँ पर, और उन्होंने सेकंड टेम्पल को बनाया था। आर्टिकल है परबॉइल्ड राइस, यह आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम परबॉइल्ड राइस के सारे बेनिफिट, डिसएडवांटेजेस और इशू क्या चल रहा है, क्या पूरे इंडिया में इसको लेकर विवाद चल रहा है, उसको जानेंगे। इसका सोर्स आपको इंडियन एक्सप्रेस देखने को मिलेगा। परबॉइल्ड राइस के बारे में बताया है और किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट से इन राइसेस को परचेज़ करने के लिए मना कर दिया है। इशू क्या है, लास्ट वीक तेलंगाना सीएम और उनके कैबिनेट ने प्रोसेस किया है और डिमांड की है कि हमें एक यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लाई जाए। प्रोटेस्ट जब ही आई जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनके परबॉइल्ड राइस को परचेज़ करने से मना कर दिया, जबकि तेलंगाना आपको इसका मेजर प्रोड्यूसर देखने को मिल जाएगा। अब इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं। परबॉइल्ड राइस क्या होता है, तो इसका डिक्शनरी में मीनिंग पार्टली कुक्ड बाय बॉइलिंग, यानी कि आधा पका हुआ और आधा कच्चा, आपको इसका मीनिंग देखने को मिल जाएगा। पार्शियली बॉइल्ड एट द पेडी स्टेज बिफोर मिलिंग, ये परबॉइल्ड राइस होता है। ये एक नई प्रैक्टिस नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आज तक हमें इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं देखने को मिली है ऑफ द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और द फूड मिनिस्ट्री के द्वारा। इसकी डिटेल्स और देख लेते हैं कि सारी की सारी वैरायटी सूटेबल है परबॉइल्ड राइस के लिए। तो जनरली सारी की सारी वैरायटीज़ जो चावल की होती हैं वो परबॉइल्ड राइस के लिए सूटेबल तो हैं, लेकिन कुछ वैरायटी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं परबॉइल्ड राइस के लिए। लेकिन अरोमेटिक वैरायटीज़ क्या हैं, परबॉइल्ड राइस के लिए सूटेबल नहीं है और उसको हमें परबॉइल्ड नहीं करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगी, उसकी खुशबू चली जाएगी। अरोमेटिक मतलब खुशबू। अगर उन राइस को परबॉइल्ड किया गया, यानी कि उनको आधा पकाया गया और आधा ऐसे ही रहने दिया, तो उनकी खुशबू चली जाएगी। अब परबॉइलिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हम प्रोसेस में परबॉइलिंग तो करते हैं। तो सबसे पहले तो पैडी लेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, फिर उसको सोकिंग करेंगे वाटर में 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक उसको वाटर में रखेंगे।
फिर उसको स्टीमिंग करेंगे, उसको भाप के अंदर लाएंगे 20 मिनट्स के अंदर। फिर उसको टेम्परिंग करेंगे, उसको टेम्परेचर में लाएंगे 1 घंटे के अंदर। फिर उसको सन के ऊपर सुखाएंगे, यानी कि सन की किरणों के अंदर लाएंगे उसको 2-4 घंटे के अंदर अंदर। फिर उसको ड्राई किया जाएगा और भी ज़्यादा, जिससे उसका 14% जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल हट जाए। तो इस तरीके से परबॉइलिंग राइस का प्रोसेस होता है। और डिटेलिंग देख लेते हैं इसके बारे में। बहुत सारे प्रोसेस परबॉइलिंग राइस के लिए चलाए जाते हैं अलग अलग स्टेट में। सबसे पहला सेंटर फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTR मैसूर कर्नाटक में चलता है। इसमें भी सोकिंग ऑफ वाटर को किया जाता है 3 घंटे के लिए, और उससे परबॉइल्ड राइस को प्रोसेस को डन किया जाता है। वाटर इज देन ड्रेन्ड एंड पैडी सीड स्टीम फॉर 20 मिनट्स। द पैडी इज ड्राइड इन द शेड इन द मेथड यूज बाय द CFTRI। फिर सन में इसको, जैसे अभी पिछले मेथड में किया गया था, सन के अंदर इसको ड्राई किया जाता है। एक और मेथड इसके लिए यूज़ में आता है, पैडी प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर PPRC, जिसको तंजूर में चलाया जाता है। इसको मेथड को हम क्रोमेटिक शॉकिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। क्रोमेटिक्स का यूज़ करते हुए किसी भी फैमिली ऑफ सॉल्ट को एनायन कंटेंट्स में रखा जाता है और क्रोमियम और ऑक्सीजन को उसको हटाया जाता है। फिर उससे क्या हो जाती है, उसकी ऑर्डर चली जाती है, जिससे राइस क्या होता है, गीला हो जाता है। ऑल प्रोसेस जनरली इन्वॉल्व्स 3 स्टेज। आपने देखा होगा सारे के सारे प्रोसेस जो अभी हमने पढ़े हैं, उसके अंदर मेनली 3 स्टेज आते हैं, 3 स्टेजेस आते हैं। सबसे पहला सोकिंग, स्टीमिंग और ड्राइंग। तो ये तीनों स्टेजेस क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं परबॉइलिंग राइस के लिए। अब देख लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या देखने को मिलेंगे और डिसएडवांटेज क्या देखने को मिलेंगे। तो परबॉइलिंग राइस जब हो जाता है तो उसके बाद राइस थोड़ा सा टफर हो जाता है, जिससे राइस के कर्नल हट जाते हैं और राइस फिर टूटता नहीं है छोटे छोटे पार्टों में। इससे न्यूट्रिएंट वैल्यू भी राइस की इंक्रीज़ हो जाती है। इससे हाईली रेसिस्टेंस हो जाता है राइस के अंदर कि उसके अंदर इंसेक्ट और फंजाई ना लगे। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, राइस थोड़ा सा डार्क हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू चली जाती है शॉकिंग के द्वारा। अब सेटिंग अप एंड परबॉइल्ड राइस मिलिंग्स यूनिट्स रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट। इसमें ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इन प्रोसेस में, जिससे परबॉइलिंग होता है। तो इसके डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाएंगे। और डिटेलिंग देख लेते हैं। अब स्टॉक कितना है परबॉइल्ड राइस का हमारी कंट्रीज़ में। अकॉर्डिंग टू फूड मिनिस्ट्री ने बताया कि परबॉइल्ड राइस का 40.58 लाख मैट्रिक टन हमारे पास स्टॉक है अप्रैल 1, 2022 तक। आउट ऑफ द हाईएस्ट स्टॉक आपको तेलंगाना में इसका देखने को मिल जाएगा 16.52 LMT, फॉलोड बाय तमिलनाडु और केरला। स्टॉक को रेंज किया गया है, अदर स्टेट्स में भी स्टॉक देखने को मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, बिहार, पंजाब और हरियाणा में 10 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसके अंदर तेलंगाना टॉप पर आता है। और मिनिस्ट्री पर कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे इसके राइसेस को परचेज किया जा सके। अब इशू क्या है, तेलंगाना गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें एक यूनिफॉर्म पैडी प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी चाहिए। अब सरकार ने इनको खरीदने से क्यों मना कर दिया, परबॉइल्ड राइस आपको कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे। इनको खरीदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि सरकार के पास क्या होता है, सरकार किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से राइस लेती है सस्ते दामों पे, फिर उनको PDS सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, राशन शॉप्स पर उनको बेच देती है। लेकिन परबॉइल्ड राइस को इस टाइम पर कोई भी नहीं खरीद रहा और सरकार के पास इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो सरकार सिर्फ इसलिए नहीं खरीद पा रही इस चीज़ को कि उसका स्टॉक तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको कोई ख़रीद नहीं रहा, और उसके स्टोरेज को करने के लिए सरकार के पास स्पेस भी नहीं है। तो इसलिए सरकार इस चीज़ को नहीं खरीद पा रही है। इस वजह से तेलंगाना गवर्नमेंट क्या है, इससे प्रोटेस्ट करने को मिल रहा है। अब इसको लेकर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द कल्टिवेशन ऑफ खरीफ क्रॉप्स इन इंडिया लास्ट 5 years कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये 2019 में आया था। एरिया अंडर राइस कल्टीवेशन इज़ द हाईएस्ट, ये तो सही है कि सबसे ज़्यादा राइस कल्टीवेशन होता है। एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ जवार इज़ मोर देन दैट ऑफ एन ऑयल सीड। जवार का क्या है, आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगा एरिया ऑयल सीड्स के द्वारा। तो ये क्या है, ये गलत है, जवार नहीं होता ज़्यादा, ऑयल सीड्स होता है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ कॉटन कल्टीवेशन ज़्यादा है शुगर कैन से, ये सही हो जाएगा, तो पहला तीसरा सही हो गया। एरिया अंडर शुगर कैन कल्टीवेशन हैज़ स्टेटली डिक्रीज, तो ये भी सही है कि एरिया क्या हो रहा है, कल्टीवेशन का लगातार शुगर कैन कल्टीवेशन का लगातार डिक्रीज देखने को मिल जाएगा। तो 1, 3 और 4 इसका क्या है, राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा।
अब नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड हेमोफोलिया डे। ये 17 अप्रैल को मनाया गया है। इशू क्या है इसको लेकर, इसको सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर 17 अप्रैल को, जिससे हम इंक्रीज़ कर सकें, अवेयरनेस फैला सकें हेमोफीलिया डिसीज़ को लेकर, इसके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को लेकर। इसको सेलिब्रेट किया जाता है इन द ऑनर ऑफ ए फ्रैंक स्कैनबेल के द्वारा, जिन्होंने फाउंड किया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एन हेमोफीलिया WHF। इस ईयर इसकी 2022 में इसकी थीम क्या है, एक्सेस फॉर ऑल पार्टनरशिप पॉलिसी प्रोग्रेस, इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। अब हेमोफीलिया क्या होता है, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड की कोटिंग जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। अगर कोई माइनर इंजरी भी हो जाए तो उससे ब्लीडिंग बहुत कम देखने को मिल जाएगी। अब इसको समझते हैं। ऐसे कोई आपको चोट लग जाए, थोड़ी बहुत चोट लग जाए, उसके अंदर एक ब्लीडिंग सी जम जाती है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग सी जम जाती है उसके ऊपर, तो वो आपको बहुत कम देखने को मिल जाएगी। तो उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही हेमोफीलिया बोलते हैं। हेमोफीलिया इस कॉज बाय म्यूटेशन और चेंज की वजह से होता है, जीन्स में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसका क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन्स में ब्लड कोटिंग से कम हो जाता है। तो आपको कुछ जीन्स में एक्स क्रोमोसोम्स कम देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर ये ज़्यादा होता है। ये कंपैरिजन करें तो इसकी मेंस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, वीमेंस के दौरान ये मेंस में ज़्यादा देखने को मिल जाएगा अगर कंपैरिजन में देखा जाए। तो ये एक रेयर डिसीज़ है, लगभग 10,000 पीपल्स में से एक को ही ये देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग और क्या है। मोस्ट कॉमन टाइप, इसके कुछ टाइप देखने को मिल जाएंगे हेमोफीलिया के, जिसको एक हेमोफीलिया 1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं। इसके अंदर ज़्यादा क्लोटिंग फैक्टर 8 नहीं होता इंसान के अंदर, जिसकी वजह से क्लोटिंग आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। दूसरा टाइप इसका आपको हेमोफीलिया B देखने को मिल जाएगा, जो थोड़ा कम कॉमन है। इसके अंदर हेमोफीलिया B के अंदर उस इंसान के अंदर फैक्टर 9 नहीं होता, जिसके अंदर हेमोफीलिया डिसीज़ हो जाती है। हेमोफीलिया A की कंडीशन आपको 5000 बर्थ में से एक में देखने को मिल जाएगी, और हेमोफीलिया B की रेयर कंडीशन होती है, ये आपको 20,000 बर्थ में से एक देखने को मिल जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, एक तो बिग ब्रोसिस, यानी कि थोड़ी सी चोट लगने पर भी क्या हो जाता है, आपकी क्लोटिंग नहीं हो पाती। दूसरा ब्लीडिंग हो जाती है मसल्स में, जॉइंट्स में। तीसरा स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाती है, सडन ब्लीडिंग हो जाती है, कहीं से भी बॉडी के पार्ट से बिना किसी रीज़न के कोई भी ब्लीडिंग देखने को मिल जाएगी। चौथा, कुछ भी थोड़ा बहुत भी कट जाए, जैसे दांत वगैरह हट जाए, तो उसमें हमेशा ब्लीडिंग हो जाती है, फिर वो बिना सर्जरी के नहीं हटती। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, अब हमने इसके ये तो देख लिया सिम्टम्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये कैसे फैलती है। अब इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा, तो इसका मेन ट्रीटमेंट है हेमोफीलिया का कि हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर दें। अब मैंने जैसे बताया था कि ये 2 फैक्टर की वजह से फैलती है। एक हेमोफीलिया A में होता है जिसके अंदर फैक्टर 8 नहीं होता, दूसरा हेमोफीलिया B के अंदर होता है जिसके अंदर फैक्टर 9 नहीं होता। तो हम उसको इंजेक्शन के द्वारा वेन में डाल सकते हैं, जिससे हम किसी भी मेन में क्या कर सकते हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 को इंजेक्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हो सकती है, हेमोफीलिया को रिप्लेसमेंट थेरेपी से टैकल किया जा सकता है। अब इसका सिनेरियो क्या है हेमोफीलिया का, तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हेमोफीलियाज एनुअल ग्लोबल सर्वे 2017 ने बताया कि 1.96 लाख पर्सन हेमोफीलिया से क्या है, पीड़ित हैं अक्रॉस द वर्ल्ड 2017 में। इंडिया आपको हाईएस्ट काउंट इस इंडिया में देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंडिया में फैल रहा है। 19,000 के लमसम आपको इंडिया में केस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है ऑयल बोन्स। अब इसका इशू क्या है, इशू इसका आपको देखने को मिल जाएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने को क्रिटिसाइज़ किया गया है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अभी क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि क्या करें, वो ऑयल्स के प्राइसेस को थोड़ा कट डाउन करें, उन पर टैक्स थोड़ा कम करें, जिससे ऑयल के प्राइस थोड़ा कम हो जाए। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि ये हमारी गलती नहीं है जिसकी वजह से ऑयल्स के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ये यूपीए पहली वाली गवर्नमेंट की गलती है जिससे ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ये एनडीए बढ़ रहे हैं जिससे एनडीए सरकार की गलती नहीं है। तो कैन नॉट ब्रिंग डाउन टैक्सेस एंड थस ऑयल प्राइसेस बिकॉज इट हैज़ टू पे फॉर ए ऑयल बॉन्ड। उन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने, कि हम टैक्सेस नहीं हटाएंगे, टैक्सेस को कम नहीं किया जाएगा ऑयल के ऊपर, क्योंकि हमें क्या करने हैं, ऑयल बॉन्ड्स भी देने हैं जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इशू कर दिए थे। अब क्रिटिसिस्ट ने क्या क्लेम किया है कि गवर्नमेंट थोड़े तो कम से कम इस चीज़ पर प्राइसेस को कम ही कर दे, जिससे क्या हो जाए, थोड़ी सा सुकून सा मिल जाए।
रेवेन्यूज़ थोड़े से टैक्सेस को तो कम ही कर दे। अब एक डेटा निकाल के लाया हूँ मैं, डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। टैक्सेस अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल रिटेल प्राइस फॉर ए लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि जैसे अभी 120 रुपये लीटर है पेट्रोल, तो उसका 50% 60 रुपये तो सरकार ही लेती है एज अ टैक्स। सिर्फ 60 रुपये का क्रूड ऑयल आता है, जिनको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर्स को। उसका 50% तो सरकार टैक्स क्या लेती है पेट्रोल के अंदर। तो इतना इस वजह से महंगा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार को भी ऑयल बॉन्ड्स को पे करना है, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट ने इशू करा लिए थे। एंड 44% टैक्स लेती है सरकार डीजल के ऊपर। ये इंडिया टुडे में भी आया था। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, पिछली गवर्नमेंट को ब्लेम कर दिया है कि उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स लिए थे और उसको हमें क्या करना होगा, पे करना होगा, इसलिए हम ऑयल के जो प्राइसेस हैं उन पर टैक्स कम नहीं कर रहे। अब 2010 से पहले, यानी कि 2010 से पहले क्या कर दिया था सरकार ने, मना कर दिया था कि हम डीरेगुलेशन नहीं करेंगे ऑयल प्राइसेस को लेकर। यानी कि इसका मतलब क्या है, ये आपको कुछ ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिल जाएंगी, इंडियन ऑयल्स, एचपी और भारत पेट्रोल। अब सरकार ने कह दिया कि हम ऑयल पर ध्यान नहीं देंगे, आप ही रेगुलेट करो ऑयल को, जैसे भी आपको करना है टैक्सेस दो और वहाँ से लो, जहाँ से ऑयल गल्फ़ कंट्रीज से ऑयल को परचेज़ करो, फिर उसको कस्टमर को दो। सिर्फ हमें तो उस पर एक टैक्स लगा के दे देना, जिससे क्या हो जाए, हम ऑयल बॉन्ड्स को क्लियर कर पाएँ। अब एक एग्जांपल लें, जैसे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, ये इंडियन ऑयल है, तो इसने क्या करा, गल्फ़ कंट्रीज़ से ऑयल को ख़रीदा, परचेज़ किया 50 रुपये का। अब 50 रुपये क्या कह रही है कि सरकार कह रही है इन्हें अभी कस्टमर को मत बेचो, हमारे 50 रुपये और लगा लो इसके अंदर टैक्स, जिससे हम ऑयल बॉन्ड्स को क्लियर कर सकें। तो ये इसलिए आपको महंगा पेट्रोल देखने को मिल जाएगा, 100 रुपये लीटर ऐसा कुछ पेट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो 50% क्या करती है सरकार, इस पर चार्ज करती है। अब ये कुछ डाटा है कौन कौन से ऑयल बॉन्ड्स सरकार ने क्लियर करा दिए हैं। तो 2015 में 1750 करोड़ सरकार ने दे दिए हैं ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। किस बिहाफ पे दिए हैं, क्योंकि क्या हो रहा था, जब गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर कोई लड़ाई हो गई तो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को फिर वहाँ से थोड़ा सा ऑयल महंगा मिलेगा। तो गल्फ़ कंट्रीज़ जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, तो वो कह रही हैं कि हम कस्टमर के क्या होंगे, जैसे कोई 60 रुपये का तेल आया, पहले 50 रुपये का आता था, तो हम क्या करेंगे, 110 रुपये का तेल कर देंगे। तो सरकार ने कहा कि 110 रुपये का मत करो, जबकि इस पर क्या करो, आप 10 रुपये कम कर दो, हम आपको एक ऑयल बॉन्ड्स क्या कर देंगे, इशू कर देंगे, जिसके द्वारा हम आपको 10 सालों में या 20 सालों में आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो ये वही ऑयल बॉन्ड्स हैं जो पिछली सरकार ने इशू करवा लिए थे, अब इस सरकार को इन्हें पे करना पड़ रहा है। तो 2015 में 1750 करोड़, फिर 2015 में 1750 करोड़, फिर 2021 में 5000 करोड़, फिर 2021 में 5000 करोड़, इतने पैसे कुछ 13,500 करोड़ रुपए सरकार पे कर चुकी है। और ये 2023, 24, 25 और 26 का भी रह रहा है ऑयल बॉन्ड्स, जिसमें 1,34,423 करोड़ अभी सरकार को पे करना है। अब जब मैंने जैसे बताया कि 60 रुपये का हो गया पेट्रोल, तो उसको लेकर 10 रुपये तो बढ़ गए, लेकिन उन्होंने कहा ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने, जैसे आप हमें 10 सालों में पैसा दोगे सरकार से, तो उस पर हमें कुछ क्या चाहिए, उस पर हमें कुछ सब्सिडी चाहिए, उस पर हमें कुछ कंपनसेशन चाहिए, यानी कि उस पर हमें कुछ ब्याज चाहिए। जब 10 सालों में दोगे पैसे तो उस पर कुछ ब्याज चाहिए। तो हाँ, सरकार ने कहा हम आपको ब्याज देंगे, आपको हम 8% ब्याज देंगे हर साल ऑयल बॉन्ड्स पर। तो गाइज़ आपको आर्टिकल समझ में आया होगा, आई होप। तो नेक्स्ट आर्टिकल है बर्नार्डिनियन बर्नस्टेन कॉमेट, इसको जान लेते हैं, इशू क्या है इसको लेकर। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अभी हम्बल स्पेस टेलीस्कोप का कंफर्म किया है कि उसने एक ह्यूज बर्नार्डियल बर्नस्टेन, या आपको 2 नाम देखने को मिल जाएंगे, कमेट को देखा गया है, जो कि लार्जेस्ट आई कमेट है, जिसका न्यूक्लियस एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा बहुत दिन बाद देखने को मिला है। इसका न्यूक्लियस आपको C214 2014 देखने को मिल जाएगा, जो कि 129 किलोमीटर का इसका डायमीटर आपको देखने को मिल जाएगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा कॉमेट। न्यूक्लियस का अराउंड 50 टाइम्स लार्जर है मोस्ट नोन कॉमेट से जो मिलते हैं कॉमेट। इसका वजन आपको 500 ट्रिलियन टन्स देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं इसकी डिटेलिंग। कॉमेट को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 2 एस्ट्रोनॉमर के द्वारा, पेड्रो बर्नेडियल्स और गैरी बर्नस्टेन, जिसके में ही ये नाम रख दिया गया है। फिर इन्होंने इमेजेस खींची किस चीज़ की, डार्क एनर्जी सर्वे की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी चिली के प्लेसेस से। अब इसको डिस्कवर किया था नवंबर 2010 में। इंटेंसिवली स्टडीज़ इसकी अभी चल रही हैं, 2010 में इसको डिस्कवर कर लिया गया था। अब इस पर क्या हो रही है, स्टडी चल रही है। कॉमेट ट्रैवलिंग कर रहा है लगातार मिलियंस ईयर से सन के
अराउंड ही वो ट्रैवलिंग कर रहा है और उसको ओरिजिनेट होता है ओर्ट क्लाउड में। अब ओर्ट क्लाउड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये आपको सन देखने को मिल जाएगा, इसके अराउंड आपको सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएगा, इसके अराउंड एक आपको सर्कल सा देखने को मिल जाएगा जिसको हम कुपर बेल्ट बोलते हैं। फिर उसके अराउंड जो आपको कचरे का कुछ डस्ट का ये सर्कल सा देखने को मिल जाएगा, उसको हम ओर्ट क्लाउड बोलते हैं, जिसमें ये कॉमेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी और डिटेलिंग क्या है। कॉमेट क्या है, एक लार्ज ऑब्जेक्ट है जो डस्ट और आइस से बना होता है, जो सन के अराउंड क्या हो रहा है अभी घूमता जा रहा है। वर्ड कॉमेट लैटिन वर्ड सा है जिसका जो कॉमेटा जिसका मतलब होता है लॉन्ग हेड, आपको इसके देखने को मिल जाएंगे सर्कल के अराउंड। ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड है कॉमेट का जो कि देखा गया था 1059 BC में एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, यानी कि बहुत पहले ही कॉमेट को देख लिया गया था। इस पर अभी स्टडी चल रही है। कॉमेट एक डर्टी स्नोबॉल्स का देखने को मिल जाएगा जो कि डस्ट, रॉक, आइस से बनता है। और डिटेलिंग क्या है कॉमेट्स की। कॉमेट्स कहाँ से आया है, वेयर डू कॉमेट्स कम फ्रॉम। तो अकॉर्डिंग टू नासा देयर आर मिलियंस ऑफ कॉमेट हैं अराउंड दी सन जो ऑर्बिटिंग कर रहे हैं सन के अराउंड, जिसमें हमें अभी सिर्फ 3650 देखने को मिले हैं कॉमेट, जिसकी अभी स्टडी चल रही है। दो टाइप्स के आपको कॉमेट देखने को मिल जाएंगे, एक प्रेडिक्टेबल कॉमेट जिसको हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट भी बोलते हैं, जो कि 200 साल पहले से ही क्या है न्यूज़ में है, यानी कि 200 साल पहले उसको प्रेडिक्ट कर लिया गया था, जिसकी स्टडी अभी चल रही है, जो कि फाउंड होता है क्यूपर बेल्ट में। वेयर मैनी कॉमेट क्या होते हैं जो सन के अराउंड घूम रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस शॉर्ट पीरियड कॉमेट आपको हेलिस कॉमेट देखने को मिल जाएगा, जो कि रिपेयर होता है 76 सालों में, यानी कि 76 साल बाद वो दिखा है। हेलिस अब नेक्स्ट दिखेगा 2062 में। अब दूसरा टाइप है इसका लेस्ट प्रेडिक्टेबल्स कॉमेट्स, जो कि फाउंड होता है ओर्ट क्लाउड में। ओर्ट क्लाउड जैसे मैंने अभी बताया था क्यूपर बेल्ट के अराउंड आपको जो सर्कल देखने को मिल जाएगा उसको ओर्ट क्लाउड बोलते हैं। तो लेस प्रेडिक्टेबल कॉमेट आपको ओर्ट क्लाउड में ज़्यादातर मिलते हैं। कॉमेट्स ये क्या होते हैं, क्लाउड से मिलते हैं, 30 मिलियंस ईयर्स में ये एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं सन का। तो आई होप गाइज आपको सारे आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद एंड हैव अ नाइस डे।